हाँ जी। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर यानी दे रखा है भारतीय संविधान निर्माण। यानी जो भारत का संविधान है उसका निर्माण स्टार्ट कर रहे हैं। यदि बात की जाए भारत के संविधान के निर्माण की तो काफी कंडीशन इसके लिए जिम्मेदार रही थी, क्योंकि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर स्थापना हो चुकी थी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो चुकी थी और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने यहां पर 1858 से लेकर 1947 तक शासन किया। तो जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन किया जाता था और उसके बाद में 1858 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन समाप्त कर दिया जाता है तथा यहां पर ब्रिटिश सरकार सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो भारतीयों ने भी इसके लिए कहा कि अपना तो कुछ संविधान होना चाहिए, यानी भारतीय अपने संविधान से शासन संचालित करे। तो इसके लिए सबसे पहले भारत में संविधान की मांग सामने आती है और सबसे पहले भारत में संविधान की मांग 1895 में की जाती है और 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला कैंडिडेट पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले संविधान की मांग की थी और जो बाल गंगाधर तिलक ने जो मांग की थी वो अपने स्वराज्य प्रस्ताव में की थी। सबसे पहले भारत में स्वराज्य प्रस्ताव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में भारत में संविधान की मांग की जाती है। इसके बाद में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में संविधान तथा संविधान सभा की मांग की जाती है और महात्मा गांधी कहता है कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता स्वयं बनाएगी। महात्मा गांधी 1922 में कहता है कि भारतीय संविधान भारत की जनता स्वयं तो बनाएगी तथा जो संविधान बनाया जाएगा वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की तर्ज पे बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में रह चुके थे तो उन्होंने वहां की शासन व्यवस्था को देखा और भारत में यह मांग की 1922 में कि भारतीय जो संविधान है वो स्वयं भारत की जनता द्वारा बनाया जाए तथा जो भारतीय संविधान बनाया जाए वो दक्षिणी अफ्रीका की तर्ज पे बनाया जाए। इसके बाद में चर्चा की जाए तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा की मांग की। क्या लिखा 1934 में? एम.एन. रॉय भारत में संविधान सभा की मांग करता है और इसके लिए मेरे भाई एक शब्द आता है एम.एन. रॉय ने जो संविधान सभा की मांग की थी वो अनौपचारिक थी, यानी पूछा जाए भारत में संविधान सभा की अनौपचारिक मांग करने वाला कैंडिडेट कौन होता है तो एम.एन. रॉय होता है। कब की जाती है? 1934 में की जाती है। तो सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, किस में? अपने स्वराज्य प्रस्ताव में। उसके बाद में महात्मा गांधी ने की थी कब? 1922 में। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान बनेगा वो स्वयं भारत की जनता द्वारा निर्मित होगा तथा जो भारतीय संविधान बनाया जाए वो कैसा होगा? दक्षिणी अफ्रीका का जैसा संविधान है उसकी तर्ज पे बनाया जाए। इसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि भारतीय संविधान सभा अनौपचारिक होगी तथा भारत का संविधान बनाएगी। इसके बाद में चर्चा की जाए तो 1935 ईस्वी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत में संविधान की मांग कर दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कहा कि भारतीयों के लिए अपना संविधान होना चाहिए। तो कांग्रेस पूछी जाए तो कांग्रेस ने 1935 में की थी। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि कांग्रेस मांग तो करती है 1935 ईस्वी में, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले विधिवत रूप में अपने 1936 के अधिवेशन में संविधान निर्माण का प्रस्ताव भी पारित करती है। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की थी? 1935 में की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले अपने अधिवेशन में यानी विधिवत रूप में संविधान की मांग को स्वीकार कब किया था? यानी विधिवत रूप में सबसे पहले 1936 के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीयों के लिए अपना संविधान होना चाहिए। और जो अधिवेशन होता है वो मेरे भाई फैजपुर में होता है। और फैजपुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र 1936 में विधिवत रूप में प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? कांग्रेस द्वारा मांग पूछी जाए तो 1935 में की जाती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1936 में अपने फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। तो यहां पर बात क्या की थी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। लेकिन यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि भारत की पहली पार्टी कौन सी होती है जिसने सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग की थी, कि भारत की पहली पार्टी कौन सी होती है जो भारत में क्या करती है? संविधान की मांग करती है। हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1935 में करती है, लेकिन भारत की एक पार्टी होती है और उस पार्टी का नाम होता है मेरे भाई स्वराज्य पार्टी। भारत में एक पार्टी होती है, नाम होता है स्वराज्य पार्टी। और उसने सबसे पहले 1924 ईस्वी में सबसे पहले 1924 ईस्वी में भारत में संविधान की मांग की थी कि भारतीयों के लिए अपना संविधान होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। तो मेरे भाई कांग्रेस पूछी जाए तो 1935 में करती है, लेकिन भारत की पहली पार्टी पूछी जाए तो स्वराज्य पार्टी भारत में क्या करती है? संविधान की मांग करती है। हमने अभी पढ़ा क्या? सर्वप्रथम मांग की जाती है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब की जाती है? 1895 में। किसमें की जाती है? अपने स्वराज्य प्रस्ताव में की जाती है। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता द्वारा मांग की जाती है कि भारतीयों का संविधान खुद भारतीय जनता द्वारा निर्मित होगा तथा जैसा दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है उसी तर्ज पे भारतीय संविधान बनाया जाए। इसके बाद में 1934 में संविधान की पहली बार अनौपचारिक मांग की जाती है। करता कौन है? एम.एन. रॉय करता है। कब? 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की जाती है। इसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, कहती है भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? अपना संविधान होना चाहिए। तो कांग्रेस मांग तो करती है 1935 में, लेकिन विधिवत रूप में सबसे पहले अपने प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित किया जाता है फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब पारित करती है? 1936 में करती है। लेकिन प्रथम पार्टी पूछी जाए तो मेरे भाई करना है स्वराज्य पार्टी ने सर्वप्रथम मांग की थी भारत में पार्टी के रूप में। और कब की थी? 1924 में। तो पहली पार्टी होती है भारत में स्वराज्य पार्टी। इसके बाद में चर्चा की जाए 1935 के बाद में भारतीय संविधान सभा के लिए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में संविधान की मांग की जाती है। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करता है वो कहता है कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होगी। यानी भारतीय संविधान सभा के लिए क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो मेरे भाई ये प्रश्न भी याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करता है। कब करता है? 1938 में कहता है कि भारतीय के लिए जो संविधान सभा बनाई जाए वो क्या होनी चाहिए? एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए जिसका चुनाव हो निश्चित लोगों द्वारा। और वो निर्वाचित संविधान सभा क्या करे? भारतीय संविधान का निर्माण करे। तो सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा की मांग तो कौन करता है? की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। तथा भारत में सबसे पहले अनौपचारिक संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय करता है। और सर्वप्रथम मांग की जाती है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की जाती है। इससे आगे पढ़ा जाए कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है
कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वो क्या होगी, निर्वाचित संविधान सभा होगी और वही क्या बनाएगी, भारत का संविधान बनाएगी। इसके बाद में चर्चा की जाए, यह तो सिर्फ मांग की जाती है और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को सबसे पहले अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया जाता। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अगस्त 1940 में कहा कि भारत अपना संविधान बना सकता है, क्योंकि इस समय कंडीशन आ चुकी थी। क्या कंडीशन थी कि इस समय सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार पे इतना दबाव आया, इतना अंतरराष्ट्रीय दबाव था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यहां तक पत्र लिख दिया था कि कुछ भी हो भारतीयों को संतुष्ट किया जाए, भारतीयों को खुश किया जाए, ताकि वो हमारा साथ दे, हमारा विद्रोह नहीं करे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं और इसी को कहा जाता है, भारतीय इतिहास तथा पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है मेरे भाई, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो मेरे भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकारा जाना क्या कहलाता है, अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। कब पारित हुआ था, अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है सबसे पहले कि भारतीय अपना संविधान बनाए। इसी को क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। एक मेरे भाई ऐसा ही नाम और आता है और नाम आता है अगस्त क्रांति। पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव तो मैंने क्या बताया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकारा जाना क्या कहलाता है, अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। लेकिन अगस्त क्रांति दिया जाए तो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का यह अंतिम आंदोलन था जिसको भारत में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता, जो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था और यह भारत का सबसे बड़ा यानी महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन क्या था, नेतृत्व विहीन था, क्योंकि जो ही यह आंदोलन शुरू हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने इनके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। पहले ही दिन सभी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया था। महात्मा गांधी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था तथा नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसको कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन और उसको ही उपमा दी जाती है अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है और अगस्त प्रस्ताव बता चुका हूं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकारा जाना। जब स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने प्रयास क्या किए। यदि प्रयासों की चर्चा की जाए तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारत में एक आयोग भेजा था और उस आयोग का नाम होता था, नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। जो ही स्वीकार किया गया तो भारत में एक आयोग भेजा गया, नाम होता है उसका क्रिप्स मिशन। यानी स्टोफर्ड क्रिप्स को, किसको, स्टोफर्ड क्रिप्स को एकमात्र कैंडिडेट था इस आयोग में और स्टोफर्ड क्रिप्स को कहां पर भेज दिया, भारत में भेज दिया जाता है। इसका अध्यक्ष बनाया जाता, किस कैंडिडेट को बनाया जाता, नाम होता है, अध्यक्ष का नाम होता स्टोफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष का नाम होता क्या होता, स्टोफर्ड क्रिप्स। इसको भारत भेज दिया जाता है कि भारतीयों को संतुष्ट किया जाए। और भारतीय सरकार ने जब स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा तो रीजन दिया कि भारत भेजने का कारण क्या दिया कि ब्रिटिश सरकार ने कहा हम भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा करवाना चाहते हैं। कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935 उसकी समीक्षा करने के लिए भारत में किसको भेजा गया, क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। आया कब था भारत में, यदि ये देखा जाए तो मेरे भाई 22 मार्च 1942 को स्टोफर्ड क्रिप्स भारत आ जाता। यानी क्रिप्स मिशन भारत आता कब है, 22 मार्च 1942 को आता है। कैंडिडेट कितने होते हैं, एक ही होता है, कौन होता है, स्टोफर्ड क्रिप्स होता है। और रीजन क्या था, रीजन दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा करवाना। लेकिन ब्रिटिश सरकार की मंशा और कुछ ही थी। हम पढ़ चुके हैं कि इस समय क्या चल रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने सोचा यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खुश किया जाता है तो वो सेकेंड विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत।
कि क्रिप्स मिशन को भारतीय सरकार ने अस्वीकार कर दिया और सबसे ज्यादा इसका मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने विरोध किया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारत सेकेंड विश्व युद्ध जो ही समाप्त हो जाता अपने संविधान का निर्माण कर सकती है, यानी संविधान तथा संविधान सभा बना सकती है कब, जो ही सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद में भारत अपनी संविधान सभा तथा अपने संविधान का निर्माण कर सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ने भी तथा अली मोहम्मद जीना, महात्मा गांधी तथा अली मोहम्मद जीना दोनों ने इसका विरोध कर दिया कि हम संविधान नहीं बनाएंगे। और महात्मा गांधी ने तो यह भी कहा कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा ही नहीं करवाना चाहते। आपने इससे पहले 1919 के अधिनियम की समीक्षा करवाने के लिए भारत में 1928 में भेजा था, साइमन कमीशन भेजा था। कौन सा आयोग आया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने? साइमन कमीशन आया था। कब आया था? 1928 में। उसने क्या किया? उसका क्या हर्ष हुआ? हम नहीं करवाना चाहते भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा। और इसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। यानी महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक। और महात्मा गांधी ने कहा था यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। इसमें दो लाइनें हैं। एक तो कहा गया यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है। यह तो किसकी है? महात्मा गांधी की। और आगे लिखा है इसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। यह कोटेशन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। लेकिन यदि पूछा जाए पूरा कोटेशन कि यह एक दिवालिया बैंक द्वारा जारी किया गया चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है, किसने कहा था? कहा था मेरे भाई महात्मा गांधी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। तथा अली मोहम्मद जीना ने कहा कि इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल इतना लिखा गया कि भारत अपनी संविधान सभा बना सकता है। तो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं होने के कारण अली मोहम्मद जीना ने भी क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में दूसरा आयोग भेजा और नाम रखा गया कैबिनेट मिशन आयोग। भारत ने दूसरा आयोग आया, नाम रखा गया कैबिनेट मिशन आयोग। हमने अभी अभी पढ़ा कि पहला आयोग आता कौन सा? क्रिप्स मिशन आता है। कब आता है? भारत में 22 मार्च 1942 को आता है। हम पढ़ रहे हैं ये तो पहला आयोग आया था भारत में। नाम क्या होता है? क्रिप्स मिशन होता है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं भारत में क्रिप्स मिशन के बाद में दूसरा आयोग भेजा जाता है। कौन सा? कैबिनेट मिशन आयोग आता है। पहले में हमने क्या पढ़ा? 22 मार्च को आया था। पढ़ क्या रहे हैं? दूसरा। तो 22 में मेरे भाई 2 प्लस कर दीजिए, कितने आते हैं? 24 मार्च। 24 मार्च 1946 को भारत में कौन आ जाता है? कैबिनेट मिशन आयोग आ जाता है। कब आया था? 24 मार्च को आता है। कब? 1946 को। नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन आयोग। यदि बात की जाए कि इसे कैबिनेट मिशन आयोग के नाम से क्यों जाना जाता है, इसे कैबिनेट मिशन आयोग कहा क्यों जाता है, पहले में तो हम चर्चा कर चुके हैं कि क्रिप्स मिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष ही कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स था। तो उसके नाम पर इसे क्या कहा जाता? क्रिप्स मिशन कहा जाता। क्रिप्स मिशन में एक ही कैंडिडेट था, कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स था। लेकिन यहां पर चर्चा की जाए कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को ही भारत भेजा था। इस कारण इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। क्लीमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे थे, इसी कारण इसको क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन आयोग के नाम से जाना जाता है। यदि चर्चा की जाए कि कैबिनेट मिशन में जो 3 कैंडिडेट भारत आए थे वो कैंडिडेट कौन थे, यानी कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे, यदि इसकी चर्चा की जाए तो 3 कैंडिडेटों को भेजा जाता है। पहले में कौन आया था? स्टोफर्ड क्रिप्स। तो मेरे भाई एक तो उसी कैंडिडेट को भेजा जाता है, नाम होता है
स्टोफर्ड क्रिप्स। पहला कैंडिडेट आता है उसका नाम होता है स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरा कैंडिडेट होता है, नाम होता है ए बी अलेक्जेंडर। और तीसरा होता है, नाम होता है मेरे भाई जारज पेथिक लॉरेंस। नाम होता क्या होता है? जारज पेथिक लॉरेंस। ये तीन कैंडिडेटों को भारत भेज दिया जाता है। यानी कैबिनेट मिशन में आता कौन है? स्टोफर्ड क्रिप्स आता है, एबी अलेक्जेंडर आता है, जारज पेथिक लॉरेंस आता है। लेकिन यहां से यदि पर्सन पूछा जाए तो काफी अच्छा पर्सन बन रहा है, क्योंकि तीन कैंडिडेट हैं और अगले ने पर्सन क्या दिया? पर्सन दिया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पहले मैंने बताया स्टोफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था और जारज पेथिक लॉरेंस था। यदि ऑप्शन दिया जाएगा तो चौथा ऑप्शन यही मिलेगा, नाम लिखा होगा जारज पेट्रिक लॉरेंस। नाम लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? जारज पेट्रिक लॉरेंस मिलेगा। सिर्फ अंतर कितना है? यहां लिखा जारज पेथिक लॉरेंस और यहां लिखा जारज पेट्रिक लॉरेंस। मैंने बता दिया स्टोफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था, जारज पेथिक लॉरेंस था, लेकिन जारज पेट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं होता है। तो आपका आंसर तो होगा 4 नंबर कि तीन ही कैंडिडेट थे, चौथा नहीं था। कौन नहीं था? जारज पेट्रिक लॉरेंस नहीं था। लेकिन यहां पर क्लियर करने के लिए यह बता देता हूं, यदि यह ऑप्शन में आया तो क्यों आया? जो जारज पेट्रिक लॉरेंस था वो 1857 की क्रांति के समय हमारे राजस्थान का एजीजी था। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान का एजीजी यानी राजस्थान में गवर्नर जनरल का एजेंट था। कौन था? जारज पेट्रिक लॉरेंस। तो ये तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। लेकिन तीन कैंडिडेट आते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स आता है, एबी अलेक्जेंडर आता है, जारज पेथिक लॉरेंस आता है। इसके बाद में यहीं से यदि डीपली पर्सन बनाया जाए, मैंने क्या बोला? तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री होते हैं किसके? क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में। जो स्टोफर्ड क्रिप्स आया था भारत, उसके पास तो उस समय व्यापार विभाग था। तो वो तो क्या था? उस समय क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में जो व्यापार बोर्ड था उसका अध्यक्ष होता है। पता नहीं सुमेलित करना पूछ लिया जाए तो स्टोफर्ड क्रिप्स तो क्या होता है? उस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तथा एबी अलेक्जेंडर की बात की जाए तो उस समय क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में नौसेना मंत्री के पद पे होता है। कौन था? एबी अलेक्जेंडर। उस समय ब्रिटिश सरकार में नौसेना मंत्री के पद पे था। तथा बात की जाए जारज पेथिक लॉरेंस की तो वो उस समय क्या था? भारत का भारत सचिव था। चाहे भारत सचिव कह दीजिए या भारत मंत्री कह दीजिए, एक ही बात है। उस समय जारज पेथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव के पद पे था। तो तीनों चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? स्टोफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, एबी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री था, तथा जारज पेथिक लॉरेंस उस समय क्या था? भारत सचिव था यानी भारत मंत्री था। लेकिन इसी पर्सन को यदि डीपली बनाया जाए तो यह भी पूछा जा सकता है कि 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? पहले में तो हमने पढ़ लिया कि एक ही कैंडिडेट था। कौन था? स्टोफर्ड क्रिप्स था। और स्टोफर्ड क्रिप्स ही क्या होता? क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष होता है। लेकिन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया जाता है मेरे भाई जारज पेथिक लॉरेंस को बनाया जाता है। यानी जो भारत सचिव था, भारत मंत्री था, कौन? जारज पेथिक लॉरेंस। उसी कैंडिडेट को क्या बना दिया जाता है? कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत भेजा जाता है। भारत कब भेजा जाता है? 24 मार्च 1946 को भेजा जाता है। यह तो भारत आने की डेट है। लेकिन पूछा जाए कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 16 मई
1946 को कैबिनेट मिशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ब्रिटिश सरकार के सामने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए ये होना चाहिए। आया कब? 24 मार्च को। कौन आए? स्टोफर्ड क्रिप्स आता है, एबी अलेक्जेंडर आता है, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस आता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है कब? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश संसद के सामने रिपोर्ट दे दी कि ये लीजिए हमारी रिपोर्ट। इसके बाद में चर्चा की जाए। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उस रिपोर्ट में भारतीयों के लिए कैबिनेट मिशन 2 सुझाव देता है। एक तो कहता भारत में बनाई जाए क्या? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पहला तो कहता भारत में क्या बननी चाहिए? संविधान सभा बननी चाहिए। तथा दूसरा कहता है भारत में एक अंतरिम सरकार भी बननी चाहिए। भारत में क्या बननी चाहिए? एक अंतरिम सरकार भी बननी चाहिए। यानी अंतरिम सरकार ऑप्शन में नहीं आए तो इसको ही कह दिया जाता है कार्यकारी सरकार या अस्थायी सरकार। इसको ही कह दिया जाता है अस्थायी सरकार या कार्यकारी सरकार। कैबिनेट मिशन ने 2 सिफारिशें की थी। क्या कहा था? एक तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए तथा दूसरा कहा था भारत में जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया जाए। यानी हम तो स्वतंत्र कर रहे हैं आपको, लेकिन भारत का शासन कैसे चले उसके लिए एक अस्थायी अंतरिम सरकार का भी गठन होना चाहिए। कहां पर? भारत में होना चाहिए। यही चर्चा की जाए। कैबिनेट मिशन ने यह सिफारिशें की और भारतीय सरकार ने यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भारत ने कहा चलो ठीक है हम बना लेते हैं। जो संविधान सभा के लिए सिफारिशें की गई इसमें मुख्य सिफारिशें भी देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा। एक तो कहा यदि भारत में संविधान सभा बनाई जाए तो उसकी सदस्य संख्या भी निश्चित कर दी, यानी लाइन दी जाए। भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या का निर्धारण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है और कैबिनेट मिशन ने कहा यदि भारत में बनाई जाए क्या? संविधान सभा बनाई जाए तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 होगी। यदि भारत में बनाई जाए क्या संविधान सभा तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 होगी। यानी मेरा मतलब क्या कहने का कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कौन? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान सभा बनेगी उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 होगी। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। तथा दूसरा कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो सदस्य संख्या है 389 इसका विभाजन भी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही किया जाता है। दोनों लाइन याद रखनी है। सदस्य संख्या का निर्धारण किस योजना के आधार पर होता है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। तथा भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या का विभाजन किस योजना के आधार पर होता है? वो भी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। और कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का विभाजन किया वो मेरे भाई 3 स्तरों पे किया। एक तो कहा भारत में कुछ ब्रिटिश प्रांत हैं, एक तो कहा भारत में कुछ ब्रिटिश प्रांत हैं, एक का भारत में कुछ देसी रियासत हैं, तथा एक का भारत में कुछ चीफ कमिश्नर प्रांत हैं। यानी चीफ कमिश्नर प्रांत का मतलब यानी भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैबिनेट मिशन ने जो भारतीय संविधान सभा का विभाजन किया
वो मेरे भाई 3 आधारों पे कहा। एक तो भारत में कुछ ब्रिटिश प्रांत है उनको सीटें दी जाती हैं, एक देसी रियासतें हैं उनको दी जाती हैं, और एक भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको सीटें दी जाती हैं। सीटें कितनी थी? 389 होती हैं। उसका विभाजन कर दिया कितने आधार पे? 3 आधार पे। जब बात की जाए ब्रिटिश प्रांतों की तो इस समय भारत में मेरे भाई 11 ब्रिटिश प्रांत थी। देसी रियासतों की बात की जाए तो 562 इसमें भारत में देसी रियासतें थी, और चीफ कमिश्नर प्रांतों की यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इस समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब की बात बता रहा हूं? जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे, 562 भारत में देसी रियासतें थी, और 4 क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। सदस्य संख्या का विभाजन किया जाता है तो कैबिनेट मिशन कहता कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं उनको तो 292 सीटें दी जाती हैं, देसी रियासतें हैं इनको 93 सीटें दी जाती हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सीटें प्रदान की जाती हैं। जो ब्रिटिश प्रांत होते हैं उनको कितनी सीटें? 292 सीटें दी जाती हैं। देसी रियासतों को कितनी? 93 सीटें दी जाती हैं, और चीफ कमिश्नर प्रांतों को कितनी? 4 सीटें दी जाती हैं। यहां पर बात की जाए कि भारत में 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे कब? जब कैबिनेट मिशन आया था। तो होते कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई एक तो दिल्ली होता है, एक तो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होता है, तथा एक दूसरा होता नाम होता है बलूचिस्तान, जो वर्तमान कहां पर? पाकिस्तान में है। तीसरा होता है कुरग होता है, जो वर्तमान में कहां पर है? कर्नाटक में है। क्या होता है? तीसरा होता मेरे भाई कुरग होता है, और है कहां पर? कर्नाटक में। और चौथा होता है, नाम होता है अजमेर, मेरवाड़ा, और जो है कहां पर? वर्तमान राजस्थान में है। और राजस्थान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था। पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो मेरे भाई अजमेर मेरवाड़ा तो राजस्थान का होता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का होता है जो उस समय भारत में था, और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होता है, तथा एक कुरग होता है जो वर्तमान में कहां पर? कर्नाटक राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य दोनों की सीमा पर स्थित है। लेकिन दावा कौन करता है? कर्नाटक करता है, वर्तमान में कर्नाटक में है, लेकिन महाराष्ट्र कहता है यहां पर मराठी भाषा बोली जाती है, इस कारण ये हमारा एरिया है। लेकिन भारत के अधिकृत एरिया यानी कर्नाटक का हिस्सा है वर्तमान में कौन सा? कुरग। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो बलूचिस्तान कहां पर चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। इस कारण कई कई गाइडों में लिखा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश होता है। यह तो विभाजन कर दिया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, कैबिनेट मिशन ने पहली सिफारिश तो क्या की थी कि भारतीय संविधान सभा बनाई जाए। उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 389 होगी। 3 भागों में विभाजन कर दिया। एक तो किया ब्रिटिश प्रांतों में, एक तो किया ब्रिटिश प्रांत, और कहा ब्रिटिश प्रांतों को कितनी? 292 सीटें दी जाएंगी। दूसरा किया देसी रियासत, देसी रियासत, और कहा इनको 93 सीटें दी जाएंगी। और तीसरा किया क्या? केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफ कमिश्नर प्रांत कितनी सीटें प्रदान की? इनको 4 सीटें प्रदान की जाती हैं। तो पहला तो क्या कहा? सदस्य संख्या होगी भारतीय संविधान सभा की कितनी? 389 होगी। दूसरा क्या कहा? यदि भारतीय संविधान सभा बनाई जाए तो इस आधार पे बनाई जाए, यानी उसका विभाजन किया गया। ब्रिटिश प्रांतों को तो दी जाती हैं 292 सीटें दी जाती हैं, देसी रियासतों को दी जाती हैं 93 सीटें दी जाती हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी? 4 सीटें दी जाती हैं। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने अगली सिफारिश की कि जो भारतीय संविधान सभा बनेगी उसका मेरे भाई निर्वाचन होगा, यानी जो भारतीय संविधान सभा बनाई जाएगी उसके लिए चुनाव किया जाएगा। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो निर्वाचन होगा भारतीय संविधान सभा का वो अप्रत्यक्ष होगा,
भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे भारतीय संविधान सभा का क्या होगा, निर्वाचन होगा। और जो निर्वाचन किया जाएगा वो मेरे भाई प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा क्या होगा, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो किसके आधार पे, प्रांतीय विधानमंडल, यानी 1937 में प्रांतों के चुनाव हो चुके थे और वहां पर विधानसभाओं का गठन हो चुका था। तो इस आधार पे जो 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का गठन हुआ था वो क्या करेंगे, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो मेरे भाई प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी भारतीय संविधान सभा। और किसने कहा था, कैबिनेट मिशन ने कहा था। इसके बाद में कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा कि निर्वाचन तो होगा, लेकिन किसके आधार पे होगा, जनसंख्या के आधार पे होगा। यानी जो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था वो किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना में प्रावधान था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट का ही निर्वाचन किया जाए। खड़े कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रांतों में 10 लाख की जनसंख्या होगी, उस पर एक कैंडिडेट का निर्वाचन होगा। तो भारतीय संविधान सभा क्या थी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। निर्वाचन हुआ था जनसंख्या के आधार पे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट निर्वाचित होना था, तथा किसके द्वारा, प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा भारतीय संविधान सभा निर्वाचित होगी। इसके बाद में यदि और चर्चा की जाए, जो 389 सदस्य संख्या बताई, इसमें से भारतीय संविधान सभा की केवल 296 सीटों के लिए मतदान होता है। यानी 292 तो ब्रिटिश प्रांतों की, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की, केवल 296 सीटों के लिए चुनाव होता है। और चुनाव होता है मेरे भाई जुलाई 1946 में आयोजित कर लिया जाता है। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है। कितनी सीटों के लिए, केवल 296 सीटों के लिए होता है। कौन कौन सी पर, 292 तो ब्रिटिश प्रांतों की हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। इनके लिए चुनाव होता है। कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर। कब होता है, जुलाई 1946 में होता है। और जो ही चुनाव हुआ, नतीजा सामने आया कि सबसे ज्यादा इन चुनावों में 208 सीटें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त होती हैं, तथा 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं, तथा 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिल जाती हैं। और जो सीटें बच गई, कितनी, 93 सीटें बच गई, किसकी हैं, देशी रियासतों की होती हैं। 93 सीटें होती हैं किनकी, देशी रियासतों की। तो उनके राजा महाराजाओं को कह दिया गया, आप बैठ के आपस में फैसला कर लो कि संविधान सभा में किस कैंडिडेट को भेजना है। यानी देशी रियासतों का मनोनयन हुआ था, यानी वहां के राजा महाराजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते कितने कैंडिडेट, 93 कैंडिडेटों को मनोनीत किया जाता है। और 296 के लिए चुनाव होता है, जिसमें सबसे ज्यादा 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिलती हैं। तो यहां पर अली मोहम्मद जीना यानी मुस्लिम लीग काफी असमंजस्य में आ जाती है। उनके सामने मजबूरी थी कि आधे मन से तो भाग लिया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो देखा था कि इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आधे अधूरे मन से कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी इन चुनावों में। लेकिन नतीजा सामने यह आया कि इन चुनावों के अंतर्गत मुस्लिम लीग केवल 73 सीटों पर सिमट कर रह गई। और सबसे बड़ा यह नतीजा सामने आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग हार चुकी थी। तो भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग और अली मोहम्मद जीना ने। कहीं लाइन यह दी जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग हारी थी, तो हारी थी चुनावों में। और उसने क्या किया था, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, और भारतीय संविधान सभा में वो शामिल भी नहीं होती है। तो इसके बाद में चर्चा की जाए, चुनाव हो चुके हैं, भारतीय संविधान सभा बन चुकी है। तो यहां पर यह भी देखा जाए कि जब चुनाव होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो सबसे बड़ा लीडर महात्मा गांधी तथा मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर अली मोहम्मद जीना, दोनों ने ही इन चुनावों में भाग नहीं लिया। यानी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर अली मोहम्मद जिन्ना ने जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, इसमें खड़े ही नहीं हुए, यानी भाग ही नहीं लिया, तो दोनों ही कैंडिडेट भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं होते हैं। न तो अली मोहम्मद जिन्ना बनता है और न ही महात्मा गांधी बनता। इसके बाद में एक कैंडिडेट था, नाम था जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भारतीय संविधान सभा अपने आप में संप्रभु नहीं है, और यह कहते हुए जेपी नारायण ने क्या दे दिया, भारतीय संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। तथा एक दूसरा कैंडिडेट था, नाम था तेज बहादुर सप्रू, नाम था तेज बहादुर सप्रू। इसने स्वास्थ्य कारणों से यानी बीमार होने के कारण भारतीय संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। चारों प्रश्न याद रखने हैं। अली मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी ने तो भारतीय संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, तो ये दोनों ही कैंडिडेट क्या नहीं थे, भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। और जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत की जो संविधान सभा वो अपने आप में संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण भारतीयों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने किया है। तो जेपी नारायण ने भी ये कहते हुए भारतीय संविधान सभा की आलोचना की और इसका मेंबर नहीं बना। इसके बाद में तेज बहादुर सप्रू, इसने क्या किया, बीमार हो गया था और संविधान सभा से क्या दे देता है, त्यागपत्र दे देता है। इसके बाद में सबसे बड़े कैंडिडेट की बात की जाए, एक कैंडिडेट होता, नाम होता डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जब भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के लिए निर्वाचित होते हैं। याद रखना है क्या, जब भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहां से निर्वाचित किया जाता, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित किया जाता। किसके लिए, भारतीय संविधान सभा के लिए। लेकिन हुआ क्या, जुलाई 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित कर लिया गया, कहां से, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित कर लिया जाता है। लेकिन कंडीशन यह आई कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो क्या हुआ, पूर्वी बंगाल था, विभाजन होने के कारण पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी बंगाल का हिस्सा कहां पर चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे और आवश्यकता थी भविष्य भारतीय संविधान सभा की। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी कह दिया कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं, किसका, केवल भारतीय संविधान सभा का बनना चाहता हूं। लेकिन मजबूरियां क्या थी कि पूर्वी बंगाल क्या था, पाकिस्तान का इलाका बन चुका था। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को क्या किया जाए, भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक सीट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, नाम होता है बंबई प्रेसिडेंसी। नाम होता है बंबई प्रेसिडेंसी। नाम होता बंबई प्रेसिडेंसी से एस जयशंकर से कांग्रेस ने सीट खाली करवा ली। कहां से, बंबई प्रेसिडेंसी से एक कैंडिडेट निर्वाचित होकर आया था, नाम था एस जयशंकर। उसको कहा आप त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि वहां से हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर को निर्वाचित करना चाहते हैं। तो सीट खाली करवाई गई बंबई प्रेसिडेंसी की, किससे, एस जयशंकर से, सॉरी एस जयशंकर से। और क्या कहा, अपना त्यागपत्र दे दो। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की इस सीट से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को यहां से खड़ा किया जाता है और उपचुनाव में डॉक्टर बी आर अंबेडकर जीत जाते हैं और भारतीय संविधान सभा के दोबारा मेंबर बनते हैं। पूछा जाए डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के मेंबर कहां से थे, पूर्वी बंगाल से बने थे। लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद में यह इलाका कहां पर चला जाता, पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसके कारण डॉक्टर बी आर अंबेडकर को दोबारा भारतीय संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। कहां से, बंबई प्रेसिडेंसी से बनाया जाता है। यह तो क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। इसके बाद में चर्चा की जाए, जो भारतीय संविधान सभा है, मेरे भाई आंकड़े हैं, पूरे याद करने पड़ेंगे। कोई समझाने वाली बात नहीं, केवल आंकड़ों के, केवल फैक्ट हैं। जब तक भारतीय संविधान निर्माण है उसमें क्या दे रखे हैं,
केवल फैक्ट दे रखे हैं, अभी भी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो किसकी चर्चा की जाए? भारतीय संविधान निर्माण की चर्चा की जाए। क्या बोला मैंने? आंकड़े हैं मेरे भाई, याद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि भारतीय संविधान निर्माण की बात की जाए तो जो भारतीय संविधान निर्माण है वो स्टार्ट किसने किया? भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। किस योजना के आधार पर बना था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत का संविधान बनाया जाता है। देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कर ली जाती है, जिसमें एक कैंडिडेट को भारतीय संविधान सभा का बनाया जाता अध्यक्ष बनाया जाता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है, और किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन दो चीजें याद रखनी है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष का पद दिया गया। तो पहली चीज, सचिदानंद सिन्हा के लिए निर्वाचन नहीं बल्कि मनोनयन हुआ था। सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया तो ये भारतीय संविधान सभा के मनोनीत अध्यक्ष होते हैं। जिसको बनाया गया उस समय ये भारतीय संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम कैंडिडेट थे, यानी सबसे बड़े थे। सचिदानंद सिन्हा क्या थे? सबसे बड़े कैंडिडेट थे। तो वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, इसको मान सम्मान देने के लिए कि जो भी संविधान सभा बैठी है उसमें सबसे बड़ा लीडर यानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो था कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। तो इसके आधार पर इसको भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने जो पहला अध्यक्ष बनाया वरिष्ठता के आधार पे, वो प्रणाली कहां से ली थी? तो मेरे भाई दक्षिणी अफ्रीका से ली थी। कि दक्षिणी अफ्रीका में भी सबसे पहले वरिष्ठता के आधार पे क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष का पद दिया जाता है, लेकिन मनोनयन किया जाता है और वरिष्ठता के आधार पे बनाया जाता है, इसको मान सम्मान देने के लिए। लेकिन आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ रहा हूं, दोनों देखने हैं और याद करने हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या दिया गया? वरिष्ठ होने के कारण भारतीय संविधान सभा में क्या बनाया गया? अध्यक्ष का पद दे दिया गया। लेकिन पहला प्रश्न तो ये, संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का भारतीय संविधान सभा में प्रस्ताव किसने रखा था? कि भारतीय संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव किसने रखा था कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। तो प्रस्ताव रखने वाला कैंडिडेट कौन होता है? इसके बाद में जो प्रस्ताव रखा गया उसका अनुमोदन किसने किया था? यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, इसका अनुमोदन किसने किया था? दोनों प्रश्न याद करने हैं कि प्रस्ताव रखने वाला कैंडिडेट कौन था तथा उसका अनुमोदन करने वाला कैंडिडेट कौन होता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जो ही भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित होती है, जो ही भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित होती है, और दूसरी बैठक इसके 2 ही दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को आयोजित कर ली जाती है, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को तो अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष का पद दे दिया जाता है। तो क्या हुआ? सचिदानंद सिन्हा हट गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष हुआ। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या था? संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष था, लेकिन भारतीय संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष था, क्योंकि एक ही बैठक में रहा था, दूसरी में हट गया था। तो संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, क्योंकि दूसरी बैठक में हट जाता है और दूसरी बैठक में बना दिया जाता किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया जाता? भारतीय संविधान सभा में अध्यक्ष का पद दिया जाता है। और जब तक भारतीय संविधान सभा कार्य करती है, जब तक अस्तित्व में रहती है, तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इस पद पे रहते हैं। इस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। दोनों चीजें बता दी हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या था? भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? प्रश्न पूछा जाए, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो मेरे भाई याद रखना है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को भारतीय संविधान सभा में उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। जो ही पहला उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को भारतीय संविधान सभा में क्या दिया गया? उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। लेकिन जब उपाध्यक्ष का पद दिया गया हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, इनके हटने के बाद में भारतीय संविधान सभा में टीटी कृष्णाचारी को भारतीय संविधान सभा में उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। यानी भारतीय संविधान सभा में दो कैंडिडेट उपाध्यक्ष होते हैं। पहला होता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी होता है, दूसरा होता है टीटी कृष्णाचारी होता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, पहली बैठक की चर्चा कर ली है, दूसरी बैठक की चर्चा कर ली है, और पढ़ क्या रहे हैं? भारत का संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं। दोनों बैठकों में क्या नहीं हुआ? भारतीय संविधान बनना स्टार्ट नहीं हुआ। तो भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक, यानी भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक, और आयोजित की जाती है मेरे भाई, आयोजित होती है 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसमें भारतीय संविधान सभा में पहला प्रस्ताव रखा जाता है, और प्रस्ताव का नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। पहली बैठक में नहीं रखा गया, दूसरी में नहीं रखा गया, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है, और तीसरी बैठक में संविधान सभा के सामने पहला प्रस्ताव रखा जाता है, और नाम होता है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? मेरे भाई 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। संविधान सभा की कौन सी बैठक में रखा जाता है? तीसरी बैठक में रखा जाता है। पहला कानून था भारतीय संविधान सभा में आने वाला, कौन सा कानून होता है? उद्देश्य प्रस्ताव होता है, रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और कौन सी बैठक में? तीसरी में। रखा किसने था? तो मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में रखने वाला कैंडिडेट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है। रखा कब जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होता है? तो भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था, और पारित होने वाला पहला कानून था। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उसी से वर्तमान में भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो प्रभावित है। इस कारण प्रस्तावना को क्या कहा जाता है मेरे भाई? उद्देशिका भी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता है। क्या बोला है मैंने? उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है भारतीय संविधान का प्रीम्बल, यानी जो प्रस्तावना दी गई है भारतीय संविधान की, वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ही है। इस कारण प्रस्तावना को तो उद्देशिका कहा जाता है, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक जनक कहा जाता है, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखी जाती है। कब? 13 दिसंबर 1946 को रखी जाती है, और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है, और पहला कानून पारित हो जाता है भारतीय संविधान सभा में। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की जाती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है।
अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाता है। तथा बात की जाए जो भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित तथा अंगीकृत किया जाता है। यानी भारतीय संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। यानी इस दिन भारतीय संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया जाता है। और इसी दिन भारतीय संविधान के 16 आर्टिकलों को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया जाता है। मैंने नाम बोला है, आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू हो जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। यानी पूरा संविधान नहीं, केवल उसका एक पार्ट लागू किया जाता। कौन कौन सा आर्टिकल पूछे जाए तो मेरे भाई भारतीय संविधान के 16 आर्टिकलों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है। लेकिन यदि भाग पूछे जाएं तो भारतीय संविधान के 3 भाग, भारतीय संविधान के 3 भाग, एक तो मेरे भाई निर्वाचन, एक तो मेरे भाई निर्वाचन, एक मेरे भाई नागरिकता तथा तीसरा संक्रमणकालीन प्रावधान। संक्रमणकालीन प्रावधान ये भारतीय संविधान के 3 भाग होते हैं जिनको तत्काल लागू करना पड़ा। बता रहा हूं रीजन क्या था लागू करने का, क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और लेकिन भारतीय संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। लेकिन बात क्या सामने आई कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित होती है, जिसमें क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो भारतीयों के सामने मजबूरी आ गई थी क्या कि भारतीयों को क्या किया जाए। यदि कांग्रेस में क्या हो रहा है, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है भारत में, तो एक तो मेरे भाई निर्वाचन था, क्योंकि 24 तारीख को हो रहा था तो निर्वाचन को लागू किया जाता। दूसरी बात, भारत में राष्ट्रपति वही बनता जो भारत का नागरिक होता है, तो दूसरा भाग नागरिकता लागू करना पड़ा। दूसरा भाग नागरिकता लागू करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए अनिवार्य था कि वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तभी लड़ सकते हैं जब क्या हो, वो भारत के नागरिक भी होने चाहिए। तो मेरे भाई एक तो निर्वाचन लागू किया जाता है, दूसरा नागरिकता लागू किया जाता है तथा तीसरा संक्रमणकालीन प्रावधानों को लागू किया जाता है। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना था और भारतीय संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया, इसी दिन लागू कर देते। 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इस दिन बन गया था, तैयार था हमारे पास, कुछ बदलाव भी नहीं करने थे। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने इस 26 जनवरी 1950 का इंतजार ही क्यों किया? क्योंकि सब कुछ तैयार था, बना बनाया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को तक भारतीय संविधान सभा रुकी क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस कारण लागू किया जाता क्योंकि 26 जनवरी को ही भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसको मान सम्मान देने के लिए यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन है, उसको हम अब स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस कौन सा हुआ? 15 अगस्त हुआ। लेकिन भारत ने सबसे पहले मनाया किसे था? 26 जनवरी को मनाया था। और मेरे भाई 1930 में मनाया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और घोषणा कर दी कि हम इसी दिन हमेशा क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इससे पहले
1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? वो भी मेरे भाई कलकत्ता में होता है। 1929 में सबसे पहले इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए कहता है कि हम आगामी 26 जनवरी को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाएंगे और उसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1929 में तो घोषणा की जाती है पंडित नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है कि भारतीयों को अब औपनिवेशिक स्टेट नहीं, क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तथा आगामी 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी कारण कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित किया गया। 26 जनवरी 1930 को आयोजित किया जाता है और उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाती है। इसी को मान सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। और कहा जाता है कि इस अधिवेशन में डॉक्टर भिखाजी रुस्तम कामा ने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। पहले स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा द्वारा, लेकिन जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो पेंगली वेंकैया नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा डिजाइन किया गया है। पहला स्वतंत्रता दिवस पे जो तिरंगा झंडा, उसका संबंध हमारे राजस्थान से भी है मेरे भाई। और राजस्थान का दौसा जिला और वहां का आलूदा गांव, वहां से जो पहला स्वतंत्रता दिवस पे जो तिरंगा फहराया गया था उसका निर्माण हुआ था राजस्थान में। राजस्थान का वर्तमान का दौसा जिला, उस समय का कौन सा? जयपुर जिला, वहां का गांव होता है आलूदा। वहां पर पहले स्वतंत्रता दिवस पे जो तिरंगा झंडा फहराया गया था उसका क्या हुआ था? निर्माण किया गया था। और उसी को मान सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। इस क्लास में आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।